हमारा आज का टॉपिक है डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, अगर हम डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में दो कंस्ट्रेंट आते हैं। पहला कंस्ट्रेंट आता है नॉट नल, और जो दूसरा कंस्ट्रेंट आता है वो आता है चेक कंस्ट्रेंट। नॉट नल और क्या आता है, चेक कंस्ट्रेंट। ये दो कंस्ट्रेंट आते हैं सर। अब कैसा है, देखते हैं हम किस तरह से नॉट नल और चेक कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगर हमने किसी टेबल के किसी कॉलम पे अगर हमने किसी टेबल के किसी कॉलम पर डिफाइन कर दिया नॉट नल, तो याद रखना वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी चीज चेक कंस्ट्रेंट है। अजूम करो सर आपने एक टेबल पे एक कॉलम पे ये लगाया है नॉट नल, मतलब वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए। दूसरी चीज आपने उसी पे एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया चेक, और बोल दिया कि वैल्यू 1000 से 3000 के बीच चाहिए। तो पता है क्या होगा ये, एक तो आप आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, आपको वैल्यू कंपलसरी है, इनपुट करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज आपने चेक लगाया है और बोला है कि भाई वैल्यू जब डालोगे तो 1000 से 3000 के बीच में ही डालना है। मतलब ऐसा हो गया ना सर कि एक तो आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, और जो वैल्यू आप पुटअप करोगे वो 100% 1000 से 3000 के, मतलब जो जो यूजर है, जो यूज कर रहे हैं, वो बाइंड हो गया ना कि भैया मेरे को वैल्यू डालना ही डालना है, और इस रेंज के बीच में ही इनपुट करनी है, इसके बाहर नहीं चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आधार कार्ड है। आज के डेट में आप आधार कार्ड पे कोई चेंजेस करने जाते हो ना, सपोज करो आपको आधार कार्ड पे फोन नंबर भी चेंज करना है, आपको आधार कार्ड पे एड्रेस भी चेंज करना है, आपको आधार कार्ड पे आपकी लेटेस्ट फोटो भी डालना है। जब आप उसके पास जाते हो ना, तो वो क्या बोलता है, भाई साहब हम 2 से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, मैक्सिमम एक समय में कितने चेंजेस कर सकते हैं, 2। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस तरह का चेक चीज लगाई कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपडेट तो कर सकते हो, लेकिन आप एक साथ 3 चीजें नहीं कर सके, आप सिर्फ मैक्सिमम कितनी चीजें कर सकते हो, 2। तो वो चाहेगा तो भी 3 चीजें नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। सेम थिंग सर, आपने यहां पर भी इस तरह की चीजें बनाई कि वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी, लेकिन जो वैल्यू आप पुटअप करोगे वो किसके रेंज के बीच में होगी, 1000 से 3000 के बीच में होगी। तो चलिए अब हम टेबल को बनाते हैं और क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं सर। हम जाते हैं ड्रॉप टेबल, एफ टैब नाम का अगर टेबल होगा तो ड्रॉप हो जाएगा। यस, चलो अब हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ध्यान देना, क्रिएट टेबल एफ टैब। अब मैं बोल देता हूं C1 नंबर 4, और बोल देता हूं कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, अब चेक कंस्टेंट है ना, तो नाम देता हूं CHK_F टैब। CHK कोई भी नाम दे सकते हो, मैं बोलता हूं चेक लगाया है तो CHK_F टैब। तो सर क्रिएट टेबल एफ टैब C1 नंबर 4 कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, और लिख देता हूं नॉट नल। नॉट नल, तो मैंने देखो एक कंस्टेंट तो लगा दिया ना C1 कॉलम पे, कौन सा लगा दिया, नॉट नल लगा दिया। अब मैं जाता हूं और मैं लिख देता हूं C2 कॉलम, C2 नंबर 4 लिख देता हूं। C2 नंबर 4 लिख दिया, सेकंड वाले में कोई कंस्टेंट नहीं लगाया। अब मैं जाता हूं और यहां लिख देता हूं चेक, चेक कंस्टेंट लगाता हूं चेक, और मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में C2 बिटवीन 1000 and 3000। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टेबल क्रिएट करो एफ टैब, C1 नाम के कॉलम में कौन सा कंस्टेंट लगाओ, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम और नॉट नल। तो C1 कॉलम पे कौन सा कंस्टेंट लग गया, नॉट नल कंस्टेंट लग गया। C1 कॉलम पे नॉट नल कंस्टेंट लग दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे C2 नहीं लिखना था, यहाँ पर भी मैंने C1 लिखना था। C2 नाम के टेबल कॉलम में मैंने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया। उसके बाद फिर से एक और चेक कंस्टेंट लगा रहा हूँ, ये भी कंस्टेंट का नाम है, जैसे नॉट नल है वैसी चेक है। और चेक में मैं बोल रहा हूँ कि C1 नाम का जो कॉलम है ना, उसके बीच में जो वैल्यू डालोगे वो 1000 से 3000 के बीच में ही डालना। मतलब नल डालोगे तो एरर, इस रेंज से बाहर डालोगे इस कॉलम में तो भी एरर। तो मैं जाता हूं, देखो टेबल क्रिएटेड,
मैं देखूंगा DESC F टैब तो नॉट नल दिखाएगा। और आपको कंस्टेंट भी देखना है ना, तो हम जाते हैं वही टेबल का नाम, सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स है, हाँ कंस्ट्रेंट्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज टेबल अंडरस्कोर नेम, एक ही टेबल है ना, तो आप इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ टैब। अब आप देखो ये यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट में फिर बोलता हूं मेरा बनाया हुआ टेबल नहीं है सर, ये पहले से बना बनाया है। इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। देखो मैं DESC यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स, देखो कितने सारे कॉलम हैं। मैंने तो आपको सिर्फ बताया कंस्टेंट नेम, कंस्टेंट टाइप, टेबल नेम, देख सकते हो आप ये चीजें यूज की हैं। ओके, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आगे चल के स्टेटस भी बता दूंगा आपको, स्टेटस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी चीजें भी हैं। बाकी ये टेबल मैं फिर से बता दूं, सर बोलेंगे ये टेबल कहाँ से लाए, तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, पहले से एग्जिस्ट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो जब मैंने ये लिखा तो देखो टेबल के नाम देखो दोनों एफ टैब ही दिखा रहा है, एक ही टेबल दिखा रहा है ना एफ टैब। इसमें चेक जो मैंने नाम दिया, ये नॉट नल के केस में देखो मैंने नाम दिया था। चेक भी एक कंस्टेंट है मैंने बोला था, लेकिन मैंने नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया तो देखो उसने खुद ने नाम दे दिया। और कंस्टेंट का टाइप देखो उसने सी लिखा है, सी मतलब ये दोनों किसके इसमें आते हैं, चेक कंस्टेंट की कैटेगरी में आते, इसलिए सी। प्राइमरी की था तो पी दिखता था, रेफरेंसेस था तो आर दिखता था। ओके, ये देखो ऊपर जब कल के लेक्चर में अगर आप देखोगे जब मैंने कौन सा बनाया था, रेफरेंसेस वाला किया था, तो देखो एफटेप सी में पी रिप्रेजेंट करता, एफटेप सी चाइल्ड टेबल जो होता था फॉरेन की, ये हमने नाम नहीं दिया था तो आर देता था। एफटेप पी में प्राइमरी की बताई जाती थी तो पी देता था। वैसे ही आज के टेबल में देखो चेक कंस्टेंट बनाते हैं तो डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट में सी एच के वाला हमने नाम दिया सी है, और ये इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये नाम देते हैं। तो चलिए सर, अब अगर हम देखते हैं, आपको तो पता चल गया कि C1 में दोनों कंस्टेंट लगे हैं, नॉट नल और चेक कंस्टेंट, मतलब हम नल डालेंगे तो भी एरर आएगा और C1 में रेंज से बाहर डालेंगे तो भी एरर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, स्पीकर ऑन करके फटाफट बताना शुरू करो। इंसर्ट इनटू वैल्यूज, अगर मैं डाल दूंगा सपोज की बात है 1000 और मैं लिख लूंगा यहाँ पे 1001, तो सर लेगा या नहीं लेगा? 10,001 इंसर्ट होगी या नहीं होगी? लेगा। लेगा। क्यों लेगा सर? सर सेकंड कॉलम पे कोई कंस्टेंट नहीं है ना, फर्स्ट कॉलम पे 1000 से 3000 के बीच में है, तो ले लेगा। तो ले लेगा। ओके, कॉलम का नाम नहीं लेगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एफ टैब वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने 4 विड्थ दिए है ना, सॉरी विड्थ हमने 4 दिए हैं, सॉरी ये देखो नंबर 4 दिया ना, हम 10,000 ले रहे हैं, उसके विड्थ से बाहर ले रहे हैं ना हम, इसलिए नहीं लेगा। हाँ ठीक है, इसको हम 101 ले लेते हैं। प्रॉब्लम सेकंड कॉलम का है ही नहीं सर, सेकंड कॉलम में कुछ है ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे। तो देखिए हम जाते हैं जो है 1000, अब हम जाते हैं। अब मुझे बताइए अगर मैं 1000 सपोज करो मैं 900 लेता हूं और ये इंसर्ट करता हूं 102, लेगा या नहीं लेगा? अरे बोलिए सर, फटाफट बोलिए। नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्यों नहीं नहीं लेगा? लेगा। क्यों नहीं नहीं लेगा? लेगा, 1000 से कम। 1000 से कम है। रेंज 1000 से कम है। एग्जैक्टली तो देखो नहीं लेगा, बोलता है चेक कंस्टेंट वायलेटेड, चेक कंस्टेंट वायलेट हो रहा है, रेंज से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो नहीं ले रहा है। देखो ये कंस्टेंट का नाम भी हमने नहीं दिया लेकिन वो बता रहा है। अगर मैं जाता हूं यहाँ पे 900 की जगह अगर मैं 3001 लिखता हूं तो लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा। एग्जैक्टली देख सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि फिर से वही कंस्टेंट क्या हो रहा है, वायलेटेड हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे अगर नल लिख लेता हूं तो लेगा, कंसीडर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मैंने नल ले लिया। नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं कर नॉट नल नहीं है ना। एग्जैक्टली नॉट नल लिया है तो नल कैसे लेगा बेटा? नहीं लेगा। तो देखो
इस केस में देखो बता रहा है स्कॉट एफ टैब नाम के टेबल पे जो C1 नाम का कॉलम है, कैन नॉट इंसर्ट नल, आप नल इंसर्ट नहीं कर सकते। तो देखा चेक कंस्टेंट ये होता है, तो ये कहलाते हैं चेक कंस्टेंट। तो सर ये थे कंस्टेंट के टाइप, ये थे कंस्टेंट के टाइप जो मैंने आपको बताया, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट एंड डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, इस तरह से ये थे। अब सर मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं। अब कुछ और चीजें देखिए कि क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। यहां तक तो मैंने बता दिया, अब मैं कल के टेबल में वापस आना चाहता हूं। कल के मेरे पास जो टेबल थे, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्टेंट इतना ही है सर। मैं कल का जो टेबल है एफ टैप पी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ टैप सी, अगर आप देखोगे सर ये जो टेबल है, ये जो टेबल है ये C1 कॉलम प्राइमरी की है, और ये इस कॉलम का रेफरेंस ये X नाम का कॉलम ले रहा है, X नाम का कॉलम ले रहा है। अब मैं एक बार और देख लेता हूं, सिलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम कॉमा कंस्टेंट अंडरस्कोर नेम, और अब कंस्टेंट अंडरस्कोर टाइप तो आपको पता है सर क्या होता है, स्टेटस ले लेता हूं, स्टेटस फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स वेयर टेबल नेम इन ftp ftpc, स्पेलिंग गलत हो गई, टेबल नेम कंस्टेंट नेम स्टेटस फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कंस्टेंट्स वेयर टेबल नेम इन। ओके, अब आप देखो सर, देखो ftpc नाम का टेबल है, ftpc रेफरेंसेस था, हमने नाम नहीं दिए, तो सिस्टम का दिया हुआ नाम आपको दिख रहा है, ftp का हमने नाम दिए हैं, तो देखो ये दिखा रहा है। लेकिन आप तो जानते हैं सर, आप तो जानते हैं C1 कॉलम का रेफरेंस कौन ले रहा है, X ले रहा है। अगर मैं यहां जाता हूं, हम जाते हैं और मैं बोलता हूं इंसर्ट इनटू ftp, ध्यान देना ftpc वैल्यूज, और अगर मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा चाइल्ड टेबल में 50, तो लेगा या नहीं लेगा सर? मैं चाइल्ड टेबल में 50 इंसर्ट कर रहा हूं, मतलब ये वाले कॉलम में, ये वाले कॉलम में, नहीं लेगा। और वो रेफरेंस किसका ले रहा है, C1 कॉलम की, इसका पेरेंट टेबल का, लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा। क्योंकि वो रिकॉर्ड पेरेंट में नहीं है, करेक्ट है, ओके फाइन, नहीं लेगा, नहीं लिया उसने। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जब भी कोई कंस्टेंट बनता है ना सर, जब भी कोई कंस्टेंट बनता है तो बाय डिफॉल्ट उस कंस्टेंट का स्टेटस जो होता है वो इनेबल्ड होता है। स्टेटस का स्टेटस जो होता है कंस्टेंट का वो इनेबल मतलब इमीडिएटली वर्क करना चालू कर देता है। मैं आपको आज के टॉपिक में बता रहा हूं हाउ कैन बी इनेबल एंड डिसेबल द कंस्टेंट। कंस्टेंट को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं? इनेबल्ड डिसेबल करना ड्रॉप करना नहीं होता है, डिसेबल करने का मतलब कुछ समय के लिए आप काम करना बंद कर दोगे। अब ध्यान दो, हाँ मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं अल्टर टेबल ftp, ध्यान देना अल्टर टेबल ftp डिसेबल है या डिसेबल्ड है, आई डोंट नो, देखते हैं। डिसेबल कंस्टेंट का नाम है ये वाला, प्राइमरी की को डिसेबल्ड कर रहे हैं हम बोलते हैं pk_ftp। देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्या। कैन नॉट डिसेबल, देखो काम कर रहा है, कैन नॉट डिसेबल। पता है डिसेबल क्यों नहीं हो रहा है? वो बोल रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है ना, डिसेबल हम इसलिए नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उस पर रेफरेंस कोई ना कोई ले रहा है। ये देखो ये रेफरेंसेस है ना, ये रेफरेंस ले रहा है, ये रेफरेंस ले रहा है, इसलिए हम
क्या नहीं कर सकते, उसको डिसेबल नहीं कर सकते। किसको? प्राइमरी की को। सर याद रखना, डिसेबल का मतलब ड्रॉप करना नहीं होता, डिसेबल का मतलब होता है कंस्टेंट थोड़ी देर के लिए वर्क करना बंद कर देगा। कब तक? जब तक आप डिसेबल रखोगे, और जब इनेबल करोगे तो वापस आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं, मैं अब चाइल्ड टेबल का कंस्टेंट का नाम उठाता हूं। ये उठाया मैंने नाम, मैंने ये लिख देता हूं अल्टर टेबल एफटेप सी लिखता हूं, अल्टर टेबल एफटेप सी लिख लेता हूं। एफटेप सी लिखा, डिसेबल कंस्टेंट कंस्टेंट का नाम ले लेता हूं। और देखो अब मैं चाइल्ड टेबल का कंस्टेंट डिसेबल कर रहा हूं। हाँ देखो सर, टेबल अल्टर्ड बोल देता है, कंस्टेंट क्या हो गया? डिसेबल हो गया। आप देखना चाहते हैं कैसे कंस्टेंट डिसेबल होता है? देखो ये दिखाया स्टेटस और एफटेप सी। देखो सर, ये देखो एफटेप पी जो है ये अभी भी इनेबल्ड है, लेकिन जो चाइल्ड टेबल का कंस्टेंट है देखो ये डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया। अब आप पेरेंट टेबल का करने जाओगे ना सर, पेरेंट टेबल का अब आप करने जाओगे, अब आप देखो, अब आप पेरेंट टेबल का भी डिसेबल करना चाहोगे ना, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रेफरेंस करने वाला डिसेबल हो गया ना, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो अब मैं एफटेप पेरेंट टेबल के कंस्टेंट को डिसेबल करना चाहता हूं, तो ये डिसेबल हो जाएगा। देखो ये भी डिसेबल हो गया। आप देखना चाहते हैं तो देखो अब दोनों डिसेबल हो गए। आप देख रहे हैं सर, पहले दोनों इनेबल्ड थे, अब क्या हो गए? दोनों डिसेबल्ड हो गए सर। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, डिसेबल करने का मतलब आप समझो, डिसेबल करने का मतलब ये नहीं होता कि कंस्टेंट चला गया। डिसेबल करने का मतलब ये होता है सर कि थोड़ी देर के लिए कंस्टेंट ने काम करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। कंस्टेंट ने कुछ समय के लिए काम करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ओके, अब आप कुछ भी वैल्यू डालोगे ना सर, वो ले लेगा, लेकिन मैंने आपको ये सिखाना था कि हाउ कैन बी इनेबल और डिसेबल द कंस्टेंट, हाउ कैन बी इनेबल एंड डिसेबल द कंस्टेंट। अब आप प्राइमरी की में डुप्लीकेट डालोगे तो भी लेगा, सब कुछ लेगा सर, लेगा। ओके, तो इसीलिए याद रखना कि आप कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं। मैंने ये चीजें आपको बताई। वापस आपको इनेबल करना है तो कंस्टेंट को जाके आप फिर से वापस क्या कर सकते हैं? इनेबल। जैसे आपने डिसेबल लिखा वैसे आप क्या कर सकते हो? इनेबल कर सकते हो। ओके, तो मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं अल्टर टेबल एफटेप सी, डिसेबल की जगह मैं यहां लिख देता हूं इनेबल, इनेबल कंस्टेंट कंस्टेंट का नाम। ओके, वो बोलता है पहले आप अगर करना चाहते हो तो देखो भाई, उसकी मैचिंग नहीं मिल रही ना प्राइमरी की। आप अगर कंस्टेंट को इनेबल कर रहे हो तो भैया उसके हिसाब की कोई प्राइमरी की तो दो। तो क्या होता होगा ना, जब ये करने जाता होगा तो ये रेफरेंसेस किसका ढूंढता होगा? एफटेप पी का। लेकिन वो कंस्टेंट भी क्या हो गया है? वो कंस्टेंट भी क्या हो गया है? वो कंस्टेंट भी क्या हो गया है? वो कंस्टेंट जो हो गया है वो क्या हो गया है? प्राइमरी की का वो भी डिसेबल करके रखा है। अब जब वो हम फॉरेन की को इनेबल कर रहे हैं तो वो ये बोल रहा है भाई मैं किसका रेफरेंस लूं? वो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हमें जो पेरेंट टेबल है उसकी जो डिसेबल थी, ओके, उसको इनेबल करना पड़ेगा। अल्टर टेबल एफटेप पी इनेबल कंस्टेंट कंस्टेंट का नाम। तो देखो अब हमने पेरेंट के को इनेबल कर दिया। अब आप फिर से देखोगे ना स्टेटस तो आपको इनेबल दिखने लगेगा। उसके बाद हम जाते हैं और अब हम चाइल्ड टेबल को इनेबल करते हैं। देखो दोनों इनेबल हो गए, और अब आप देखने जाओगे फिर से तो आपको दोनों के दोनों क्या मिलेंगे? इनेबल्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनेबल मिलेंगे। मुझे बताइए सर, यहां तक समझ में आया सभी को? हाउ कैन वी इनेबल और डिसेबल द कंस्ट्रेंट? छोटी छोटी चीजें हैं सर। यस सर। यस सर। ओके, अब एक और चीज। अब मैं जाता हूं और डायरेक्टली लिखता हूं ड्रॉप टेबल एफटेप पी। मैं पेरेंट टेबल को ड्रॉप करने जा रहा हूं, टेबल ड्रॉप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
सर उसका किसी ने रेफरेंस लिया हुआ है ना पहले से चाइल्ड टेबल में। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देखो एफटेप पी जो है ना, उसका रेफरेंस कौन लिया है? एफटेप सी नाम का लिया है। तो ऐसे केस में जब आप जाओगे और आप इंटर करोगे तो देखोगे बोलेगा कि प्राइमरी की का जो रेफरेंस है वो लिया है फॉरेन की ने, इसलिए आप क्या नहीं कर सकते? ड्रॉप नहीं कर सकते। तो सर आपके पास दो रास्ते हैं ड्रॉप करने के, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप जाएंगे, चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करेंगे और फिर पेरेंट टेबल को ड्रॉप करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे? पहले जाओगे, चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करोगे और पेरेंट टेबल को ड्रॉप करोगे। तो मैं जाता हूं, मैं बोल देता हूं ड्रॉप टेबल एफटेप सी। मैं इतना लिखूंगा, इंटर करूंगा तो चाइल्ड टेबल ड्रॉप हो जाएगा और उसके बाद आप लिख देना एफटेप पी। तो क्या ड्रॉप हो जाएगा? पेरेंट टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा फिर, क्योंकि उसको रेफरेंस लेने वाला खत्म हो गया। और आप अगर ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते पेरेंट टेबल से ही ड्रॉप करूं, सिर्फ पेरेंट टेबल ही ड्रॉप करना है आपको, सिर्फ पेरेंट टेबल, तो क्या होता है सर? उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, देखो मैं चाइल्ड टेबल बचा के रखना चाहता हूं, मतलब एफटेप सी को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं ये रास्ता अपनाऊंगा ना सर, मेरा चाइल्ड टेबल ड्रॉप हो जाएगा, उसका डेटा भी चला जाएगा सर। मेरी जरूरत नहीं है चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करने की, मेरी जरूरत है सिर्फ मैं पेरेंट टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, चाइल्ड टेबल को ड्रॉप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूं तो ये एरर देता है। इसीलिए ओरेकल ने एक और चीज दी, कास्केड कंस्ट्रेंट्स। कास्केड कंस्ट्रेंट, जब आप ऐसा लिखते हैं सर कास्केड कंस्ट्रेंट, तो क्या होता है? पेरेंट टेबल ड्रॉप हो जाता है। ध्यान से सुनना, पेरेंट टेबल ड्रॉप हो जाता है और इस पेरेंट टेबल को जितनी जगह रेफरेंस दिया जा रहा था, जितनी जगह जितने टेबल्स के कॉलम्स ने रेफरेंस ली थी, वो सारी की सारी प्राइमरी की भी चली जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मतलब इसका ये रहेगा सर, क्या एफटेप सी नाम का टेबल ड्रॉप होगा? नहीं। क्या एफटेप सी में जो कंस्टेंट लगा था, क्या वो चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा? हाँ। जब कंस्टेंट ही चला गया तो कहानी खत्म हो गई। मतलब टेबल तो रहेगा लेकिन वो जो कंस्टेंट था वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो पेरेंट टेबल गया, उसने अपनी रिलेशन भी लेके चला गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो मैं आपको दिखाता हूं टेबल नेम, ये देखो। अब आप देखोगे तो नो रोज सिलेक्टेड आ रहा है सर। अभी देखो थोड़ी देर पहले जब हम यही चीज लिख रहे थे तो दो कंस्टेंट आ रहे थे सर, अब देखो नो रोज सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि एफटेप पी तो गया तो सारी चीजें लेके गया, लेकिन कास्केड कंस्टेंट आपने लिख दिया तो उसको रेफर करने वाला एफटेप सी था, उसका कंस्टेंट भी साथ में क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। सर क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो फाइनली यहाँ पे हमारा कंस्टेंट भी खत्म होता है सर। और अब हम जो देखेंगे क्रिएट टेबल, थोड़ा सा अल्टर टेबल, क्रिएट टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अल्टर कमांड में बहुत इंटरेस्ट है सर, मुझे इसलिए इंटरेस्ट है तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग एडिशनल क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट अभी तक मैंने पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया कंस्टेंट से रिलेटेड। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो नेक्स्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं वो कमांड है डीडीएल, जिसको आप बोलते हैं, जो आप शुरुआत में ही पढ़ लेते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सर, इस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर में जो आता है वो आता है क्रिएट अल्टर, थर्ड आता है ट्रंकेट, और जो फोर्थ आता है वो आता है ड्रॉप। क्रिएट अल्टर ट्रंकेट ड्रॉप, इस तरह से चार चीजें आती हैं। और हम देखेंगे डीएमएल जिसको बोलते हैं हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर में आता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आती है। एक और आती है डीक्यूएल, जिसे बोला जाता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअली
डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर में एक ही आती है और वो आती है सिलेक्ट। सिलेक्ट आती है कई बार इसी के अंदर, वो स्टेटमेंट सिलेक्ट भी इसी के अंदर कई नोट्स में दी गई है, तो वो भी ठीक है। हमने ये काफी लंबे समय तक पढ़ी, हमने देखा सिलेक्ट के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें हमने देखी। तो DDL DML, ओके। और जो नेक्स्ट आती है वो आती है DCL, सॉरी TCL। नेक्स्ट जो आता है वो आता है TCL, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल। ये मैं सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल जिसमें आता है ग्रांट आता है और रिवोक आता है। और उसके बाद एक और बच गई DDL DML, हाँ DDL DML DCL नहीं TCL ना, अरे सॉरी, हाँ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में मैंने गलत लिख दिया। इसके अंदर में आता है कमिट, रोल बैक और तीसरा आता है सेव पॉइंट। ये आता है TCL जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल में रख देते हैं। और DCL आता है, DCL जिसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर में आता है ग्रांट और जो सेकंड चीज आती है वो आती है रिवोक। तो ये सब चीजें हम देखेंगे सर, हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम TCL को छोड़ के बाकी सब पढ़ लेंगे। तो अपकमिंग 2 लेक्चर में मुझे लगता है ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारा PL SQL पार्ट। इस PL SQL पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले एनोनिमस ब्लॉक मतलब जो डिक्लेयर से शुरू होंगे वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टोर्ड सब प्रोग्राम, जिसके अंदर में आप देखोगे प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, पैकेजेस कैसे बनाते हैं, ये चीजें आप देखोगे ट्रिगर कैसे बनाते हैं, ओके। और आप देखोगे ट्रिगर है, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, सिनोनिम क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडेक्स क्या होता है, ये चीजें हम देखेंगे। तो ये अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देखने में लग रहा है सर इतना सा है, लेकिन इतना सा नहीं है, काफी बड़ी चीज है। स्टोर्ड सब प्रोग्राम काफी बड़ा टॉपिक है सर। हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट नहीं लिखा मैंने, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होगा। एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखेंगे हम सर वो चीजें आगे। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही ले रहा हूँ। और हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीस आप लोग जिसके जो डेडलाइंस हैं, ऑलमोस्ट काफी लोगों के पेंडिंग है SQL PL SQL के, सो प्लीज पेड कर दीजिए टाइम पे। और हम कल